एक क्वेश्चन और नोट करो। लिखो ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, a particle of mass small m and charge q plus q is located midway between two fixed charged particles, each having a charge plus capital Q and at a distance 2L apart. आगे लिखो assuming that the middle charge moves along the line joining the fixed charges, calculate the frequency of oscillation when it is displaced slightly. मैं तुमको थोड़ा सा बता रहा हूँ ऐसा यहाँ पर सिस्टम के बारे में। देखो पहली बात तो ये है कि जो हम लोग पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है ही नहीं, क्योंकि ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन ये है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। अंडर ए रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो सेंटर की तरफ लगे, और फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। माइनस साइन रीस्टोरिंग के लिए लग रहा है क्योंकि एक्स की डायरेक्शन ये है तो फोर्स इधर लगेगा, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया हुआ है। तो रीस्टोरिंग फोर्स और फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए, तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। समझाया? और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में मोशन रिपीट भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर रहा है, जो इसकी पहली कंडीशन है। ये इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसीलिए करते क्या हैं कि हम ये एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ एंगल थीटा इज स्मॉल। तो अगर एंगल थीटा को हम छोटा मान लें तो इसको अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मान सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है इफ थीटा इज स्मॉल। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्प्रिंग मास सिस्टम। तो जैसे मान लो एक हमने स्प्रिंग को कंसीडर किया है, ये स्प्रिंग हो गया और ये मास, और ये जो है वो ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है? किसी टाइम t पर मान लेते हैं ये यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट x के बराबर होगा, तो लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा? F के बराबर। और F इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? kx के बराबर विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ए मास अटैच्ड विद स्प्रिंग ऑसिलेटिंग, ये एग्जाम्पल हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं यम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन यम इंटू एक्स। ठीक है?
तो यहाँ पर देखो ये जो क्वांटिटी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, यानी कि ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपान एम। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अपान एम। इसको लिख सकते हैं 2 पाई/टी इज इक्वल टू अंडर रूट के अपान एम। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम अपान के बराबर। इतना समझ में आया? अब देखो इसी इक्वेशन को हम जनरलाइज कर देते हैं। अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन इस तरीके से हो, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए अपान बी इंटू एक्स। ठीक है, तो ये वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर बी अपान ए। और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी? 1/t डेट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ए अपान बी के बराबर। समझ में आया? तो तुम इस जनरल इक्वेशन की बात करो, ये जनरल इक्वेशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी तो हम टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिनोमिनेटर अपन न्यूमरेटर। समझ में आया? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। पहले इस टाइप की जो इक्वेशन है उसको बनाने की कोशिश करेंगे, फिर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/2 पाई अंडर रूट न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर यहाँ से नोट कर लो पूरा। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में कहा गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज स्मॉल q is located midway between the two fixed charge particles each having charge plus capital Q। तो देखो हमने दो चार्जेस ले लिए हैं, यहाँ पर प्लस कैपिटल Q और यहाँ पर भी प्लस कैपिटल Q, ठीक है। और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, और जो डिस्टेंस दे रखी है टोटल वो दे रखी है 2l। मतलब ये डिस्टेंस होगी l के बराबर और ये डिस्टेंस भी होगी l के बराबर। अभी देखो, अगर हम इस पॉइंट को a नाम दे दें, इस पॉइंट को b नाम दे दें और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं m, तो देखो a के कारण यहाँ पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में Fa, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा Fv, ठीक है। ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब देखो अगर हम Q चार्ज को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दें तो ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाएगी, Fa की वैल्यू कम हो जाएगी। तो Fa की वैल्यू कम हो जाएगी, Fv की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। अगर ये मासलेस होता या नेग्लिजिबल मास का होता तो ये सेंटर पे जाकर के रुक जाता, जैसा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की केस में कंसीडर किया था। लेकिन कहा गया है क्वेश्चन में कि इसके पास मास है, तो मास है तो इसके पास इनर्शिया भी होगी। तो जब इनर्शिया होगी तो सेंटर पर फोर्स जरूर जीरो है, मगर ये रुकेगा नहीं इनर्शिया के कारण, ये इस साइड में आ जाएगा। तो जब इस साइड में आ जाएगा तो लगने वाला फोर्स राइट हैंड साइड में होगा, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, यहाँ पर आकर वेलोसिटी जीरो, और फिर से ये राइट में मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दिया। यहाँ से ये इसकी मीन पोजीशन है और यहाँ से हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है।
चलो इसको इरेज कर देते हैं पहले। हमने इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, x डिस्टेंस है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इधर की तरफ लगेगा FA और इधर की तरफ लगेगा FB, और FB की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस FB माइनस FA। F की जगह पर लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन d²x/dt², डेट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में। यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और FV की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू क्यू अपान FV। FV का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। ये हो जाएगा L माइनस यक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q इंटू क्यू अपान FA के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी L प्लस यक्स का स्क्वायर। तो देखो यम d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस Q इंटू क्यू हमने कॉमन ले लिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया एलसीएम L माइनस एक्स का स्क्वायर L प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना समझ में आया। d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस Q इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम, ठीक है। ऊपर वाले को ओपन कर दो, L² प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 2LX माइनस L² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2LX, ठीक है। और ये हो जाएगा L² माइनस x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो जो L² है x² है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी d²x/dt² माइनस Q इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम, और यहाँ पर हो जाएगा 4LX अपान L² माइनस x² का होल स्क्वायर। पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बताएं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया x इज नेग्लिजिबल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अगर x की वैल्यू कम ना भी हो, छोटी ना हुई हो, जैसे मान लो इसको यहाँ से ऑसिलेट कराएं, यहाँ तक पहुँचा दें, ठीक है, तो भी ये ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। इफ x इज नॉट नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू L, अगर L के रेस्पेक्ट में x नेग्लिजिबल नहीं है, ये स्लाइटली नहीं है, तो इसका मोशन होगा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी, क्योंकि इस कंडीशन में फोर्स या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं आएगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें इफ x इज मच 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 लेस देन L, तो L के कंपेरिजन में x को निगलेक्ट कर सकते हैं?
तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम, और यहाँ पर देखो 4l आएगा। यल के कंपेरिजन में एक्स को निगलेक्ट कर दिया तो यल स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर एल की पावर 4 हो जाएगा इंटू एक्स। अब देखो 4 से 4 कैंसिल कर दिया और यहाँ पर एल क्यूब बचेगा, तो इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू अपान पाई एप्सिलॉन नॉट यम यल क्यूब इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन को देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? अब ये देखो इक्वेशन एसएचएम की है, ये वाला पोर्शन ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्यू क्यू अपान पाई एप्सिलॉन नॉट यम यल क्यूब, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू क्यू अपान पाई एप्सिलॉन नॉट यम यम यल क्यूब हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर पाई एप्सिलॉन नॉट यम यल क्यूब अपान क्यू इंटू क्यू। सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन में यही तुमको करना है। तो अगर ये हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एफ इज इक्वल टू 1/t डेट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान पाई एप्सिलॉन नॉट यम यल क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर एक्स की वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन या फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। देखो, ए चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी डिवाइडेड, a charge capital Q is to be divided on two objects, what should be the value of the charges on the objects so that the force between the objects can be maximum? जैसे मेन चार्ज अगर 10 है, 10 माइक्रोकूलम का, तो 2 और 8 में डिवाइड करें, 3 और 7 में करें, 6 और 4 में करें कि 5 में करें कि फोर्स मैक्सिमम लगे। देखो, जहां पर तुमको मैक्सिमा या मिनिमा कुछ दिखाई दे तो वहां पर मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे, तो वही उसी अप्रोच में प्रोसीड करने की कोशिश करो। तो जैसे मान लो कि एक चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू के बराबर है और उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो एक पार्ट हमने ले लिया है ये और दूसरा पार्ट ले लिया है ये। मेन चार्ज क्या था? कैपिटल क्यू। इसके ऊपर मान लेते हैं क्यू चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने आर ले ली है, तो कैपिटल क्यू तो होगा कांस्टेंट, स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो लगने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हुआ। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर फॉर एफ टू बी मैक्सिमम। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 1/4π0 आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस 2q डेट इज इक्वल टू 0। ये वाला टर्म 0 हो नहीं सकता, तो q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल Q/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल Q/2, और यहाँ पर कैपिटल Q/2 रखेंगे तो ये क्या आएगा कैपिटल Q/2। यानी अगर इक्वली डिवाइड किए जाते हैं ये दोनों चार्जेस, अगर किसी चार्ज को इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। यानी दोनों चार्ज जो हैं वो Q/2 और Q/2 होंगे, तब फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अब जरा चेक भी कर लो कि फोर्स मैक्सिमम लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, d² f/dq² इज इक्वल टू 1/4π0 आर स्क्वायर, और q का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा -2। तो ये देखो निगेटिव आया, तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये फोर्स मैक्सिमम होगा, और अगर ये पॉजिटिव आया होता तो मिनिमम होता। एक क्वेश्चन और लिखो, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड कैरिंग चार्ज -q माइनस स्मॉल q is moving around charge capital Q plus capital Q along a circular path of radius small r. Find the period of revolution of charge minus Q. देखो यहाँ पर सेंटर पर चार्ज रखा है प्लस कैपिटल Q, और सरकमफ्रेंस पर चार्ज मूव कर रहा है माइनस Q। तो इसकी वेलोसिटी b मान सकते हो या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान सकते हो। तो जब भी कोई बॉडी सर्किल में मूव करती है तो उसके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा v² r के बराबर या ओमेगा स्क्वायर r। इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को यदि मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा mv² r या m ओमेगा स्क्वायर r। ये हो गया सेंटीपिटल फोर्स। इस सेंटीपिटल फोर्स को यहाँ पर ऐसा कोई फोर्स प्रोवाइड करेगा जो सेंटर की तरफ लग रहा हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखो F जो सेंटर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स डेट इज इक्वल टू mv²/r लिख सकते हैं या m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसका यूज कर लेंगे, अगर ओमेगा या टाइम पीरियड फाइंड करना है तो इसका यूज कर लेंगे। तो 1/4π0 q इंटू कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है इसलिए इसका यूज कर रहे हैं m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा की जगह पर लिख सकते हैं 2π/t का स्क्वायर इंटू r के बराबर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m
इंटू 4 पाई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू कैपिटल क्यू। ठीक, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये देखो 4 इंटू 4 16 पाई क्यूब यम आर की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इंटू कैपिटल क्यू टू द पावर हाफ। इतना टाइम पीरियड हो जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, इसी में एक हेडिंग डाल दो, कंपैरिजन ऑफ द strength of electric force and gravitational force between। फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर। सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर। और थर्ड प्रोटॉन पेयर। ठीक है, नोट कर लो। तो देखो, अगर हम पहले केस की बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। हाँ सर। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपान F ग्रेविटेशनल, ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस प्रोटॉन सर। पर भी चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 1.6 10⁻19 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो एफ इलेक्ट्रिक अपॉन एफ ग्रेविटेशनल डेट इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2.4 इंटू 10⁻39। तो यहाँ पर देखो, आर्डर की अगर हम बात करें तो एफ इलेक्ट्रिक अपॉन एफ ग्रेविटेशनल, इसका आर्डर आएगा 10⁻39। ठीक है, देखो एक चीज और समझ लो, जो आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तुमने पढ़ा होगा, आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड m इंटू 10⁻n, अगर m की वैल्यू लेस देन √10, √10 का मतलब 3.16 है, तो आर्डर हो जाएगा 10⁻n के बराबर। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन √10 या इक्वल टू √10 या √10 की वैल्यू 3.16 है, तो आर्डर हो जाएगा 10⁻n+1 के बराबर। एक आर्डर बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, एनसीईआरटी वाले ये नहीं पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी वाले पढ़ाते हैं 5,
तो तुम्हें ये मानकर चलना पड़ेगा m इज लेस देन 5 तो ऑर्डर इतना, m इज ग्रेटर देन 5 तो ऑर्डर इतना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाले गलत पढ़ाते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है वही पढ़ना पड़ेगा। m की वैल्यू लेस देन 5 तो ऑर्डर 10 द पावर n, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तो ऑर्डर होगा 10 द पावर n प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 5 से कम है, इसलिए ऑर्डर वही रहेगा 10 द पावर 39। समझा के बात? नोट कर लो। अच्छा, इसी तरीके से देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर और प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर का निकाल सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो यहाँ पर भी 1.67 इंटू 10 द पावर माइनस 27 लिखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10 द पावर माइनस 31 kg हो जाएगा। बाकी चार्ज तो दोनों के सेम है। ठीक है, और जब प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये 9.1 इंटू 10 द पावर माइनस 31 लिखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10 द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ F electric upon F gravitation for electron electron pair, electron proton pair, proton proton pair। ठीक है, ये यस सर। ऑर्डर आएगा 10 द पावर 43, ये आएगा 10 द पावर 39 जो निकाला है अभी, और ये आएगा 10 द पावर 36। तो देखो ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी और ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर का, उससे कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर का, और सबसे कम होगा प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के। ठीक है, आगे चलकर हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस की भी बात करेंगे। जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस की भी बात करेंगे। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10 द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर में। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर यानी कि 10 द पावर माइनस 15 मीटर के रेंज में जो फोर्सेस लगते हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो केवल वो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, और चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करते न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उससे वीक होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, देखो न्यूक्लियस के अंदर बहुत से न्यूट्रॉन होते हैं और बहुत से प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो कि अट्रैक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर डोमिनेट कर जाते हैं, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन यहाँ से फ्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस उनको बांधे रखता है। ये ऑर्डर भी तुमको याद रखना है। ठीक है, चलो अब ये कूलाम्स लॉ में एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी देख लो। कूलाम्स लॉ
इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, एक चार्ज पार्ट के लिए है, एक चार्ज पार्ट के लिए ले लिया Q1 और Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर ले लिया R2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने R मान लिया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले फिगर बना लो। अच्छा, अब देखो, हम Q2 चार्ज पर फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो देखो, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा अगर ये दोनों पॉजिटिव मान लें। F21 F21 की डायरेक्शन होगी इस तरीके से। F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब देखो, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे यूनिट वेक्टर R12 वेक्टर। ठीक है, अब देखो, इसको हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1। R12 वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। तो ये देखो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R, यही तो होगा। 1 2 का मतलब हुआ 1 से 2 की तरफ ऐसे। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R, और यहाँ पर R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R की पावर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो फिगर से, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर है। R1 वेक्टर R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड R के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R की जगह पर हम इसको लिखे दे रहे हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर टू दी पावर 3, और R12 वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि इसका फॉर्म और इसका फॉर्म सेम हो जाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, नोट करो।
अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हमने निकाला फोर्स ऑन चार्ज Q2, अब निकालना है Q1 पर। तुम फिगर फिर से बना लो, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये फिगर बना लो जरा पहले। अब यहाँ पर देखो, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी ये। इसको लिख सकते हैं F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड Yes. यूनिट वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर इधर से इधर के तरफ, ठीक है। ये हो जाएगा R21 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो Yes. R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर दैट इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R। इसी को लिख सकते हैं F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर और एक Upon R ये और ये R स्क्वायर, तो ये R हो cube. जाएगा R क्यूब के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर फर्स्ट डैश डाल दो, यहाँ पर सेकंड डैश कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, इन दोनों का समेशन होगा R1 वेक्टर के बराबर। R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और इसके अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू R के। तो इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 और R की जगह पर लिख सकते हैं ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर टू दी पावर 3 और यहाँ पर R21 वेक्टर, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज थर्ड डैश। अच्छा, ये सारी की सारी जो फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म कहलाती हैं, समझ आया। अब इसी में देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्यों हम पढ़ते हैं इसको, ना पढ़ें तो क्या दिक्कत है, वही सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर हम देखें पहला पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड सेकंड डैश। देखो, सेकंड इक्वेशन ये है और सेकंड डैश इक्वेशन ये है। इसमें देखो, ये जो मैग्नीट्यूड है
ये दोनों में सेम है और यहाँ पर R12 लिखा है और यहाँ पर 21 लिखा है। R12 ये डायरेक्शन हो गई, R21 इसके अपोजिट हो गई, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये मैग्नीट्यूड तो सेम है ना? तो हम इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। मतलब कहने का कि सेकेंड चार्ज पर Q2 पर जितना फोर्स Q1 लगाएगा, Q2 चार्ज Q1 पर उतना ही फोर्स लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो हमारी ये इक्वेशन क्या वेरीफाई करती है? न्यूटन के थर्ड लॉ को। पहले इतना नीचे लिख लो, फिर इसके नीचे एक लाइन लिख लो। नीचे लिख लो, thus the force on charge Q2, thus the force on charge Q2 due to Q1 is equal and opposite to the force on charge Q1 due to Q2. This verifies the Newton's third law of action and reaction. Third law of action and reaction. अब फिर से देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डैश। देखो, अगर हम सेकेंड इक्वेशन में देखें, अगर कहीं पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों साइड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों साइड की डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो 2-1 लिखा है, 2 से 1 की तरफ ऐसे। तो यहाँ पर फोर्स ये 1-2 की डायरेक्शन क्या है? ऐसे। यहाँ पर देखो 1-2 लिखा है, ये डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? यही तो है। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है? अब R12 जो है या R21 है, वो क्या है? वो एक वेक्टर है जो दोनों चार्जेस को मिला रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लग रहा है। और ऐसी अगर सिचुएशन हो, ऐसे फोर्सेस को जो दोनों चार्जेस को या दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगे, उनको हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। जैसे दो बॉडीज हैं, एक है m1, दूसरी है m2। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स किधर लगता है? दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो यह कैसा फोर्स हो गया? सेंट्रल फोर्स। दो चार्जेस के बीच में फोर्स किधर लग रहा है? दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, ठीक है? चाहे अट्रैक्टिव हो और चाहे रिपल्सिव हो। सेंट्रल फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब हो गया इनमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? और एक प्रॉपर्टी होती है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे हम चार्ज की बात करें तो फोर्स किसके बराबर होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो एफ इज इक्वल टू जी m1
m2/r²। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जितने भी सेंट्रल फोर्स होंगे वहां पर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा, कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। समझ में आई बात? हाँ तो यहाँ पर भी देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं वो सेंट्रल फोर्स हैं, और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। तो चूंकि कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, और वहां भी बर्डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझाया? तो नीचे एक लाइन लिख लो। देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड सेकंड डैश इट इज क्लियर दैट force on either charge force on either charge due to other force on either charge due to other is along the line is along the line joining the two charges is along the line joining the two charges. This shows that electrostatic forces are central forces. नई लाइन से लिख लो, since central forces are conservative in nature, ब्रैकेट में लिख लो, work done is path independent, bracket 1, hence electrostatic forces are also conservative in nature, and the work done in electrostatic force field will be path independent. ठीक है? जैसे सर इसका मतलब बता दिएगा सर, वो पाथ इंडिपेंडेंट मतलब। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है? तो अगर हम एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से ये हाइट तक लेकर के जाएं, ये हाइट तक लेकर के गए, ठीक है? ये हाइट तक लेकर गए। अब इस बॉडी को हम ऐसे ले जाएं, ऐसे घुमाते फिराते ले जाएं, इसको ऐसे करके ले जाएं, सीधे ले जाएं, ऐसे करके ले जाएं, हर केस में बर्डन किसके बराबर होगा? mgh के बराबर। यस केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, पास से कोई मतलब नहीं। ठीक है? तो ये तुम्हारा था कूलाम्स लॉ, समाप्त हुआ।